पूरे राजस्थान में जो पंचायती राज और नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हैं जो चुने गए थे, जिन संस्थाओं का गठन हुआ था, उन संस्थाओं के चुनाव नहीं करवा रही है और वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है और ग्रामीण इलाकों में और शहरों में जो विकास के काम होने चाहिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, उनमें रोड़ा अटकाने का काम कर रही है और राजनीतिक दुर्भावनाओं से उनको हटा करके बिना कोई वजह, बिना कोई जांच के, और दूसरी जब कोर्ट से स्टे लेके आ जाते हैं तो उसके बावजूद भी उनको वापस उस पद पे बहाल नहीं कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानूनी स्थिति है हमारे पंचायती राज की, हमारे नगर निकाय की और हमारे संविधान की, उसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 5 साल का कार्यकाल हमारी पंचायत राज संस्थाओं का और नगर निकाय की संस्थाओं का होता है, जिसकी व्यवस्था संविधान में भी है और उनके अलग अलग अपने अपने एक्ट भी बने हुए हैं, कानून भी बने हुए हैं और उनके अनुसार ही आज तक राज्य सरकारें राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से चुनाव कराती आ रही है। आज वर्तमान में 49 नगरीय इकाई की अवधि पूरी नवंबर में हो चुकी है, 5 साल पूरे हो चुके हैं। पंचायती राज में 6,700 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल इस मार्च में पूरा हो जाएगा। यानी इनके चुनाव के लिए 6 महीने पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। वोटर लिस्ट का बनाना या पुनर्सीमांकन करना, जो भी परिसीमन करना, जो काम करना था इनको पहले करना चाहिए था और इनकी समयावधि पूरी होने से पहले इनको चुनाव करवाने चाहिए थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी मैंडेटरी है और बाई लॉ भी उनके लिए बाध्यकारी है, जिसकी पालना ये राज्य सरकार नहीं कर रही है। मैं आपको राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 7 बताना चाहता हूं और धारा 17 दोनों स्वायत्त शासन इकाइयों के कार्यकाल 5 साल और 5 साल से पहले पहले उनकी इकाइयों का गठन होना चाहिए और अगर बीच में किसी इकाई का विघटन हो जाता है तो विघटन हो जाने की दिशा में अगर 6 माह से ज्यादा का कार्यकाल है तो उस शेष अवधि के लिए उसका दोबारा निर्वाचन होगा, उसके दोबारा चुनाव होंगे। यानी कहने का मतलब अगर पहले विघटन भी हो गई तो 6 महीने के से ज्यादा का अगर समय है तो शेष अवधि के लिए होगा, नई के लिए नहीं होगा। ये स्थिति नगर पालिका के इस कानून के अंतर्गत है। पंचायती राज में भी जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धारा 17 पंचायती राज अधिनियम 1994 की भी ये धारा ये कहती है कि 5 साल के लिए चुनाव होगा, 5 साल में इनको चुनाव कराने पड़ेंगे, कार्यकाल समाप्त होने से पहले पहले, और वही 6 महीने का उनका कार्यकाल है कि 6 महीने से ज्यादा अगर समय है तो उसका चुनाव कराया जाएगा। अगर 6 महीने से कम समय रह गया हो तो फिर उस संस्था के किसी भी रिक्त स्थान की, चाहे वो अध्यक्ष का हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे कुछ भी हो, वो चुनाव नहीं कराया जाएगा। ये कानूनी प्रावधान। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त प्रावधानों के अनुरूप ही भारत सरकार का संविधान, जो संविधान जिसको भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, इस संविधान के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 व 243 में पंचायत व नगर निकायों के प्रथम अवधि जो इकाई का गठन होता है, प्रथम अवधि का मतलब उपसभापति या उप सरपंच या उप प्रधान का जो चुनाव होता है वो प्रथम बैठक माना जाता है। उसके 5 साल का कार्यकाल होगा और 5 साल के कार्यकाल के अंदर अंदर इनको चुनाव कराने पड़ेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी की सारी संवैधानिक और कानूनी रूप से होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने एक लाइन, इस सरकार ने एक लाइन लिख करके कि वन स्टेट वन इलेक्शन की ओर हम कर रहे हैं, जबकि आज की तारीख तक अगर मीडिया के किसी साथी को विधानसभा में
या मुख्यमंत्री जी ने या यूडीएच मंत्री जी ने या पंचायत राज मंत्री जी ने अगर कोई भी एक लाइन का भी मसौदा उन्होंने दिया हो कि ये स्थिति है और हम इसलिए वन स्टेट वन इलेक्शन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज की तारीख तक कभी भी कोई पब्लिक डोमेन में भी नहीं है और किसी कागज में भी नहीं। जब इनको प्रशासक लगाया तो प्रशासक लगाने पे भी अपरिहार्य कारणों से इनको 5 साल बाद में प्रशासक लगाया जाता है। नगर निकाय में तो अधिकारियों को दे दिए गए और पंचायती राज में ग्राम पंचायतों के सरपंचों को और पंचों की एक कमेटी बना करके दे दिए गए। मैं समझता हूं कि प्रशासक लगाने का कोई प्रावधान है ही नहीं। आप 6 महीने की अवधि अगर पूरी नहीं हो रही है तो आप लगा सकते हो। 4 महीने रह गए तो आप प्रशासक लगाओगे अगर किसी इकाई का विघटन हो गया तो, नहीं तो आप नहीं लगाओगे और वो चुनाव हो जाएंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार परिसीमन की बात कर रही है, वोटर लिस्ट की बात कर रही है और किसी की बात कर रही है, लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट और हमारा कानून इनको इजाजत नहीं देता है कि इनके आधार के ऊपर आप चुनाव नहीं कराओगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2006 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मामले में, 2022 में के मामले में मध्य प्रदेश का मामला था, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का, और अभी हाल ही में 2024 में हमारे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज बेंत कुमार। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पंजाब का सरकार गई थी कि साहब हम परिसीमन कर रहे हैं, इसलिए हमको आप डेट बढ़ाने की अनुमति दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप परिसीमन, वोटर लिस्ट या कोई भी ऐसा बहाना नहीं ले सकते, आपको मैंडेटरी है इस कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक और स्टेट के कानून के मुताबिक कि आपको 5 साल के अंदर अंदर चुनाव कराने में, आप 60 दिन के अंदर अंदर चुनाव करवाइए और आप अपनी कार्यक्रम कीजिए। आज राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का बिल्कुल बंद पड़ा है। मैं कह रहा हूं कि ये पूरी तरीके से उस इकाई का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है राज्य निर्वाचन कमीशन में कि वो इनको सरकार को कह सके, और सरकार की तरफ से उनको किसी तरीके की बात नहीं की जा रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ये परिसीमन के या वोटर लिस्ट के आधार पे आप नहीं कर सकते। आज भरतपुर का जो चुनाव था जिला प्रमुख का, जगत सिंह जी एमएलए बने, आज 15, 16, 17 महीने हो गए, आज तक चुनाव नहीं कराया। बहाने, वोटर लिस्ट का बहाना कि पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, ये चल रहा है, कोर्ट का आदेश आ गया, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। गंगानगर में 1 वार्ड का चुनाव करा दिया, 1 वार्ड खाली रख दिया, कार्यक्रम घोषित कर दिया, और गंगानगर के जिला परिषद का जिस दिन नॉमिनेशन होना था उस दिन रात को, पहली रात को उन्होंने पुनः कर दिया, क्योंकि दोनों जगह कांग्रेस का बनता, गंगानगर में पहले से कांग्रेस के हैं और वहां पर कांग्रेस का 100% बनता, और इनका खुद का निवास गृह जिला है मुख्यमंत्री जी का, इसलिए इनकी बेइज्जती होती, इसलिए उन्होंने ये काम नहीं किया। तो ये कानूनी स्थिति है। हम इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को का भी दरवाजा खटखटाएंगे, हम महामहिम राज्यपाल का दरवाजा भी खटखटाएंगे, और आवश्यकता हुई तो हम इसको गंभीरता के साथ में मनन मंथन कर रहे हैं कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा तो कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्योंकि ये मनमाने तरीके से संविधान का और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी बात, जो परिसीमन इनका चल रहा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों में जो परिसीमन है उसमें पंचायती राज में 3000 की ग्राम पंचायत और मैक्सिमम 5500 की कोई ग्राम पंचायत है, उसमें 15% का शीतलन देते हुए इनको नई ग्राम पंचायत बनाने के परिसीमन दोबारा 2011 की जनगणना से करा रहे हैं। पहली बात तो 2011 से हमने भी करा लिए, लेकिन चलिए मान लिए अगर ये दोबारा भी कोई नया संशोधन ला करके करना चाहते हैं तो हमें परिसीमन में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये काम परिसीमन का 6 महीने पहले, 8 महीने पहले हो जाना चाहिए था, वोटर लिस्ट बन जानी चाहिए थी, जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रही, क्योंकि इनकी मंशा साफ नहीं थी और इनको पता नहीं है, इस सरकार को, मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं है करना क्या है, कब करना है, क्या करना है। ऊपर से पर्ची आ जाती है तो ठीक है, नहीं पर्ची आती है तो मैं समझता हूं कि ये तो घर से बाहर भी नहीं निकलते कि आज जाना है मेरे को, नहीं जाना है। ये स्थिति सरकार की बनी हुई है, मंत्रियों के हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा विधानसभा में जो स्थिति इनकी बनी हुई है क्वेश्चनों के जवाब देने की, और जो जवाबदेही की बात है तो उसकी आप बनी हुई है।
तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर 5,500 से एक ग्राम पंचायत ज्यादा है तो ही वो ग्राम पंचायत टूटेगी, नहीं टूटेगी। और पंचायत समिति और जिला परिषदों का जो पुनर्सीमांकन है उसमें किसी प्रकार की स्खलन नहीं है। यानी 2011 की जनगणना के आधार पे जो पहले से बने हुए, अगर कोई पंचायत समिति नहीं बनती है या टूटती है या जिला नया बनता है या टूटता है तो ही वो परिसीमन की दायरे में आते हैं, नहीं तो इनके उसमें दायरे में नहीं आते। ग्राम पंचायत इसलिए आ जाती है कि उसमें उन्होंने अपना 3,000 और 5,500 का एक नया सर्कुलर निकाल दिया, निर्णय ले लिया, तो उस निर्णय से वो लोग कर सकते हैं। नगर निकाय के अंदर इनके वार्डों का पुनर्निर्धारण के लिए इन्होंने कहा, जनसंख्या के आधार पे कहा, लेकिन जो एरिया बढ़ा के मन मर्जी के आधार पे एरिया बढ़ा करके और वार्डों को ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम कहते हैं उसके बाद उसमें भी आप अगर बढ़ा भी रहे हो तो आपको केवल 15% जो जनसंख्या है उसके आधार पर वार्डों में आप वेरिएशन रख सकते हो, इसके अलावा एक में भी नहीं रख सकते। हो क्या रहा है कि जो कांग्रेस के वार्ड है, कांग्रेस को वोट देने वाले लोग हैं, उनके वार्डों को ये लोग बाग बड़ा कर रहे हैं और बाकी अपने वोट जो हैं वहां पर उस वार्ड को छोटा करा करके उनकी संख्या का निर्धारण कर रहे हैं। और एक बात और मजे की मैं कहना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी आपत्ति की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो काम नहीं कर रहे हैं और न कानून के हिसाब से, लेकिन एक कमेटी मंत्रिमंडलीय समिति पंचायती राज में बनी हुई है, उस कमेटी ने आज तक कोई मीटिंग नहीं की, कोई तक नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार से जो पंचायती राज की गाइडलाइन जा रही है उस गाइडलाइन से जिला कलेक्टर, एसडीएम या विकास अधिकारी या नगर निकाय के ईओ कमिश्नर को काम करना है। यही कानून है और यही कानून होना चाहिए और यही आज तक होता रहा है। लेकिन यहां तो बड़े मजे की बात है कि आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के एक अघोषित अपनी पार्टी स्तर के ऊपर एक कमेटी बनाती, जिसमें राजेंद्र जी राठौड़ साहब हैं और अरुण चतुर्वेदी जी हैं और घनश्याम तिवाड़ी जी हैं। ये सारे के सारे तीनों लोगों ने अपने स्तर के ऊपर जिलों के अंदर कमेटियां बना दी और जिलों के अंदर कमेटियां बना के ये स्टेट लेवल की कमेटी यहां पर ओटीएस में बैठती है, पंचायती राज और नगर निकाय के अधिकारियों को बुलाती है, उनको डांटती है, टपकारती है और अपनी मर्जी से उसमें पंचायतों में तोड़फोड़ कर दो, पंचायतों के नगर निकाय के वार्डों में तोड़फोड़ कर दो, सीमा वर्दी कर दो। ये नेता कह रहा है ये कैसे जीत सकता है, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन कैसे बन सकता है, प्रधान कैसे बन सकता है, उस तरीके से आप कर दो। और अचंभे की बात यह है और बड़ी चिंता की बात है कि एक तरीके से पूरी सरकार को इन्होंने हाईजैक कर लिया और अपने साइनों से लिख के विभाग के, नगर निकाय और पंचायत राज के अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं कि इस गांव में से इसको हटा दो, इस गांव में इसको जोड़ दो, इस वार्ड को छोटा कर दो, ये मुस्लिम का वार्ड है इसको बड़ा कर दो। ये 4 पार्षद जीत के आते थे, ये एक ही आना चाहिए, अगर आए तो 3 फिर दूसरे के बढ़ा दो, बीजेपी के लोगों के बढ़ा दो। ये इस तरीके का खेला जो किया जा रहा है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, नियम विरुद्ध है और पूरी तरीके से सरकार आंख मूंद के देख रही है। और सीएमओ जिला कलेक्टरों को, नीचे अधिकारियों को भी फोन कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कि ईओ, एसडीएम और जिला कलेक्टर उस जो राजनीतिक कमेटी इन्होंने बनाई है बिना कोई कॉन्स्टिट्यूशन के, बिना कोई कानून के, अपनी पार्टी स्तर के ऊपर, उसके आगे नतमस्तक हैं और रिसीट और डिस्पेच बाबू के तरह काम कर रहे हैं। अरे साहब, राठौड़ साहब का फोन आ गया, हमको तो ये प्रस्ताव बना करके भेजना पड़ेगा। और कई जगह मैं कहना चाहता हूं कि जो नगर निकाय है उस नगर निकाय का प्रस्ताव नगर निकाय नगर पालिका भेजती है, उसका ईओ भेजता है, उसका चेयरमैन उसमें शामिल होता है, एसडीएम को धमका करके मंगाया जाता है, ईओ के कहीं कोई साइन नहीं होते। ये सीमावर्ती कर दो, ये 5 पंचायतें तोड़ दो, ये 9 पंचायतें तोड़ दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। मैं समझता हूं गदर मचा रखा है इन लोगों ने और इतनी बदमाशी कर रहे हैं। हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमने निर्देश दिए हैं और हमने प्रभारी नियुक्त किए हैं। वो जिला कांग्रेस कमेटियों में 28 तारीख को, इसी 28 तारीख को जाएंगे। आपत्तियों का इनका जो निस्तारण का जो समय है वो प्रकाशन अगर नहीं करेंगे तो उसमें दबाव बनाएंगे वहां के लोकल हमारे लीडर
कि आप प्रकाशन कीजिए, जो डेट आपने दे रखी है दोनों डिपार्टमेंटों ने, प्रकाशन के बाद में आपत्तियां देंगे और आपत्तियां मांगेंगे तो आपत्तियां देंगे, और आपत्तियां दे करके और फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अगर कोई सलाह लेनी होगी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी कमेटी बनी हुई है, पार्टी अपने स्तर पे बनाए, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन वो पार्टी किसी भी जिला कलेक्टर, एसडीएम, नगर निकाय की डीएलबी, उसके सेक्रेटरी, पंचायत राज के सेक्रेटरी और कमिश्नर, इनको आदेश नहीं दे सकती है कि आपको ये करना पड़ेगा। यानी मैं कहता हूं ना, जो पोपाबाई का राज है, मुख्यमंत्री जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, आंख बंद करे बैठे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब इनका जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से ये 4 जून को पंचायती राज के बारे में इनको अंतिम फैसला करना है, नगर निकाय को 22 मई के अंदर इनको फैसला करना है। अगर ये 4 जून और 22 मई को भी फैसला करेंगे तो कहने का मतलब कि 6 महीने लग जाएंगे। तो नगर निकाय के जो चुनाव अब आगे पेंडिंग हैं उनको ये 2-3 महीने पहले कर करके एक तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये कहना कि ये गलत है। और पंचायती राज की जो स्थिति मैं बताना चाहता हूं आपको, आप देखिए वन नेशन वन स्टेट की कैसे धज्जियां उड़ेंगी। आप दिसंबर 2024 में प्रथम पेज की 222 पंचायत समितियां हैं, ठीक है साहब, करवा सकते हैं, मान लीजिए अब तक नहीं कराना चाहिए था। 78 सितंबर 2026 में है साहब, 78 पंचायत समितियों, 22 पंचायत समिति हैं अक्टूबर 2026 में, और 30 पंचायत समितियां दिसंबर 2026 में, और जिला परिषदों में 21 जिला परिषद तो दिसंबर 25 में है, लेकिन 13 जिला परिषद अक्टूबर 2026 और दिसंबर 2026 और सितंबर 2026 में। ये आंकड़ा है। ये कैसे एक साथ एक चुनाव कैसे करा सकते हैं? किसी भी सूरत में पंचायती राज के चुनाव ये नहीं करा सकते। आज 1.5 साल का समय है, आप भरपूर और उसका भी नहीं करवा रहे हो, आगे के चुनाव भी नहीं करवा रहे हो, और जो तोड़ फोड़ कर रहे हो वो आरएसएस और बीजेपी के आधार के ऊपर उनके कहे अनुसार कानून के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध आप लोग कर रहे हो। हर जगह मैं 1-2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि एक पंचायत में मान लीजिए 50 पंचायतें, हर पंचायत को तोड़ रहे हैं, जबकि पंचायत को तोड़ने का नियम है 5500 से ऊपर। अगर कोई एक नहीं 2 राजस्व, एक राजस्व है और एक पंचायत है, वो नहीं टूटेगी, वो चाहे 10,000 की हो 8,000 की हो। लेकिन अगर 5500 है, 3 गांव हैं, तो उसको आप 2 पंचायतें बना सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3,500 की, 4,000 की, 4,500 की कोई पंचायत है, उसमें से आप एक गांव निकालो, दूसरी पंचायत में डालो जो 4,000 पहले से हैं, दूसरी में से एक तीसरी का निकालो, तीसरी में से चौथी का निकालो। तो ये चयन बना करके हर ग्राम पंचायत को डिस्टर्ब करो, हर जनप्रतिनिधि को आप डिस्टर्ब करो, अपनी मनमानी करो। ये जो मनमानी है इसका कांग्रेस पार्टी पूरे जोर के साथ में कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी, सड़क पे भी लड़ाई लड़ेगी, और हम इनको वो मनमानी नहीं करने देंगे। हम इनको बाध्य करेंगे। हमारी टीम राज्य निर्वाचन कमीशन को भी दे करके आएगी और राज्यपाल महामहिम से भी हम समय लेंगे, और कानूनी राय भी हमने ले रखी है और लेकर के इस दिशा में भी अगर हमें आगे बढ़ना होगा तो बढ़ेंगे। लेकिन ये जो आरएसएस और बीजेपी के हारे हुए नेताओं की कमेटी बना करके संविधान कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, जनता की जन भावनाओं के विपरीत कार्य कर रहे हैं, उसको हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप में से कोई बात पूछना चाहे तो आपके सादर आम। देखिए, कांग्रेस जाए, कोई कार्यकर्ता जाए, कोई और बुद्धिजीवी जाए, वो तो है ही है, लेकिन हम आज की तारीख में जो संविधान के खिलाफ और कानून के खिलाफ कर रहे हैं उसकी जनता की लड़ाई लड़ेंगे। और जो मनमाने तरीके से तोड़ा फोड़ी नियम विरुद्ध ये लोग बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक कमेटी बना करके, और जो कलेक्टरों को और उनको धमका के प्रस्ताव ऋषि डिस्पेच बाबू बना करके कर रहे हैं, उसका हम लोग सड़क के ऊपर विरोध करेंगे। और जो आपत्तियां हमको देनी होंगी वो आपत्तियां देंगे, और कानून के विपरीत नहीं कर पाए इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। सर, आप तो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं,
मेरे को सब कुछ याद है, इनको याद नहीं है। ये वसुंधरा जी के फैसले को भी पलटना चाहते हैं, भैरू सिंह जी के फैसले को भी पलटना चाहते हैं। इनका खुद का विजन नहीं है, ऊपर से पर्ची आ गई, आरएसएस की भारतीय भवन से पर्ची आ गई होगी, इसलिए इन्होंने अपना निर्णय ले लिया है। ये खुद के विवेक से निर्णय लेते तो भैरू सिंह जी और वसुंधरा जी जो निर्णय रखती थी और जो हमारा 70 साल का इतिहास है उसी के अनुसार चलते, उसको परिवर्तित नहीं करते। नहीं, इन ये जो तिथि चेंज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो मैंने कारण बता दिया। पर्ची आ गई आरएसएस से। आपने देखा होगा विधानसभा में डायरियां बढ़ती हैं, 1 जनवरी से ही वो डायरियां आती थी। अब की जो डायरी आई थी वो 1 अप्रैल से आई थी। आप समझ सकते हैं कि हर चीज में आरएसएस की पर्ची काम करती है। और कोई बात? संभाग और जिला प्रभारी बनाए, बदलाव जो किया गया है, तो इनको किस तरह की टास्क दी जाएगी और नई टास्क? देखिए, हमने पहले तो 200 विधानसभाओं में, हालांकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुद्दा हट जाएगा, इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं बोल के आज मैं इसी पे कंसंट्रेट करूं तो ठीक रहेगा। इसके बारे में 1-2 दिन में हम डिटेल से आपको बताएंगे कि हम संगठन में किस प्रकार से गतिशीलता बनाते हुए किस प्रकार से इन प्रभारियों को क्या टास्क देंगे। टास्क बेसिस काम और परफॉर्मेंस और संगठन में सक्रियता, इस मोड के ऊपर राजस्थान में संगठन काम कर रहा है और वो आपको कुछ ही दिनों में उसका जो सकारात्मक पहलू है जो है वो दिखाई देगा। जिला अध्यक्ष नहीं है तो कब बनाएंगे, कब तक बनाएंगे? ये संगठन का साल है, हमारे आलाकमान हाईकमान ने कहा है, तो संगठन की तमाम रिक्तियों को भरा जाएगा, संगठन को सक्रिय किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस साल में जब संगठन पूरा ही नया बन रहा है तो निश्चित रूप से वो जिले भी बनेंगे और इन जिलों में भी आवश्यकता होगी तो कोई परिवर्तन होगा। 8-9 जिले, 9-10 जिले हमने प्रस्ताव लिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, तो 50-51 जिले पूरे हो जाएंगे। तो जो नए जिले बने हैं या और जो बना रहे हैं उसका प्रस्ताव भी हम लोग एआईसीसी को, कल मैं खुद दिल्ली जाऊंगा तो मैं लेकर के जाऊंगा और जल्दी वो नए जिलों का गठन भी एआईसीसी करेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। एक प्रवर समिति के पास मिल गया कोचिंग वाला, तो पहले चलेंगे, क्या लगता है आपको मिल गया, किसकी वजह से बिल बनाया? परवर समिति से आया हुआ बिल परवर समिति में चला गया। इसका मायना ये होता है कि सारा सिस्टम ही फेल है। पर्ची आई तो परवर समिति में चला गया, पर्ची आई तो वापस आ गया, पर्ची आई तो वापस परवर समिति में चला गया, पर्ची आएगी तो फिर आ जाएगा, नहीं वहीं पड़ा रहेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, ये 2004, 5 से 6 से ये पेपर लीक माफिया पूरी तरीके से सक्रिय थे, हर जगह अपना प्रयास करते थे। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि अपराधियों को आप पकड़ो, किसी को कोई रोक नहीं सकता और कोई रोकता है तो रुकता भी नहीं है, रोकना भी नहीं चाहिए। हमारा सबका धर्म बनता है कि हम अपराधी को पकड़ें और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। लेकिन मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि ये पूरे के पूरे सिस्टम में कोई ब्यूरोक्रेट दोषी नहीं है क्या? कोई अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? नेताओं पे रोजाना ये टिप्पणियां करते रहते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि टिप्पणियों के बजाय कार्रवाई करो ना। अगर किसी नेता इन्वॉल्व है तो उसको पकड़ो, कोई ब्यूरोक्रेट से गलती हुई है तो उसको भी तो दंडित करना चाहिए ना। ये पूरे सिस्टम के अंदर इतने माफिया हावी हुए, चाहे वो बीजेपी का शासन था चाहे वो कांग्रेस का शासन था, तो अब हम तमाशा बना करके इन बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर देंगे। अगर हम यही आरोप लगाते रहेंगे कि कांग्रेस में ये हो गया, कांग्रेस में ये हो गया या बीजेपी में ये हो गया, तो इससे तो सिस्टम तो नहीं सुधरेगा। इसलिए सिस्टम को सुधारने के लिए जब तक आप जिस सरकार के समय जो लोग जिम्मेदार पदों के ऊपर थे, अगर जिनकी जिम्मेदारी थी वो ब्यूरोक्रेट्स भी तो आने चाहिए ना। आप 50-50 थानेदार मान लीजिए अंदर जा रहे हैं,
मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार को, तो इसमें एक सिपाही का भी दोष नहीं है, एक आईपीएस का दोष नहीं है, एक किसी का दोष नहीं है। मतलब तो आप क्या कर रहे हो, इसको और ज्यादा गहराई के साथ में सरकार को लेना चाहिए और ये पेपर लीक माफिया टोटल के टोटल शिकंजे में हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये हम सब लोगों का उद्देश्य होना चाहिए, तभी जाकर के हम समाज को एक नई दिशा और दशा दे पाएंगे। आपकी सरकार ने करीब 80-90 बोर्ड बनाए थे और उसमें सबके सब खाली पड़े थे। महिला आयोग, आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको उड़ा मत देना, तब तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। हाँ, उसको मत उड़ा देना। मैं कह रहा हूं कि जो आरपीएससी को भंग कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, वो आज 1.5 साल में आरपीएससी का 6-8 महीने के लगभग आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया। क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ये रीट करवा रहे हैं, तो क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में करवा दिया, क्या वहां पर अध्यक्ष बन गया क्या? तो ये कहना आसान है कि इन्होंने ये कर दिया। पॉलिटिकल आरोप लगा करके आप अपनी खाल नहीं बचा सकते, किसी को बदनाम करके आप सत्ता लूट सकते हो, लेकिन जब आप सत्ता में होते हो तो आपकी जवाबदेही भी जनता तय करती है कि आप क्या कर रहे हो। आपने, मुख्यमंत्री जी बार बार एक डायलॉग बोलते हैं, एक अंगुली करोगे तो 4 इधर होंगी, 4 तो नहीं होगी, अंगूठा तो सीधा ही रहेगा, लेकिन 3 अंगुली जरूर खुद की ओर होंगी। तो आरोप लगा लगा के 1.5 साल हो गए भाई साहब। अब इनको खुद की जवाबदारी और इनके खुद के ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए, उनका जवाब इनको देना चाहिए। और गुड गवर्नेंस की बात करके आए थे, ईमानदारी की बात करके आए थे, उसके ऊपर इनको फोकस करके जनता को राहत देनी चाहिए। जनता के मुद्दों पे ये काम नहीं कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन विषय आज का जो है पंचायती राज और नगर निकाय में जो तोड़फोड़ कर रहे हैं राजनीतिक दुर्भावनाओं से, संविधान को नहीं मान रहे हैं, कानून को नहीं मान रहे हैं, ये विषय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। पुनर्सीमांकन के अलावा और मुद्दे भी ऐसे होने के साथ साथ इनको लेकर आप जनता की भी सड़क पर जाएंगे? आप सड़क में भी जाएंगे और शशि जी आपके पास भी आएंगे। 2-4 दिन से आपको रोजाना बुलाएंगे और रोजाना की रोजाना इससे सरकार की विफलताएं, जनता के मुद्दे, जनता के, आप हमारा सहयोग करना, पिछले दिन किया उस ऐसे मत करना और ढंग से करना, जो सही बात है उसको सही दिखाना। तो मैं समझता हूं कि मीडिया का एक महत्वपूर्ण रोल होता है इस प्रजातंत्र को मजबूत करने में, लोकतंत्र को ठीक रखने में। जनप्रतिनिधि तो चूक कर सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना मीडिया कभी चूक नहीं करता है। तो इसी भावनाओं के साथ में चलना चाहिए, दोनों आंखें खुली रख करके और शिव जी का तीसरा नेत्र भी खुला रख के जो जनता के मुद्दे हैं, जो सही है, उसको आप दिखाएंगे तो मैं समझता हूं कि हम मिलकर के इस जनता के मुद्दों को ताकत देकर के उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। आपकी पार्टी के जो सीएम उन्होंने कहा मुस्लिम आरक्षण के लिए जरूरी युवा को संविधान से होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? मैंने नहीं सुना। ये तो टीवी पे दिया उन्होंने। टीवी वाले, ये एआईसीसी ने जो क्लियरेंस दिया है वो ही हमारा कांग्रेस पार्टी का क्लियरेंस होता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस पे कुछ भी नहीं कहना चाहता। ओके, थैंक यू, नमस्कार। बाकी आप चाय आ रही भाई।